जय हिंद। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको और वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। इससे पहले जो हम आरपीसी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, आज का ये चौथा वीडियो है, पांचवा वीडियो है। इससे पहले हमने जितने भी वीडियो में जो देखा है उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो अगर अभी तक आपने वो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें। लास्ट टाइम जो अपने पॉलिटी का क्यूज किया था आरपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, आज हम जो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अलवर राज्य में कृषक असंतोष के कारण दौरान निमुचना दुखंती का घटना कब घटित हुई थी? निमुचना जो हत्याकांड है हर एग्जाम के अंदर लगभग आता ही है। एक तो निमुचना हत्याकांड आप ध्यान रखें और एक मानगढ़ हत्याकांड ध्यान रखें। तो मानगढ़ वाला जो कब होता है, तो ये तो होता है 17/11/1913 का होता है, यानी 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ये एक तो ये ध्यान रखें। निमुचना हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये अलवर के अंदर हुआ था और अलवर के उस समय जो महाराजा थे वो महाराजा जय सिंह थे। ठीक है, महाराजा कौन थे, महाराजा जय सिंह थे। तो इस बात में ध्यान रखें। 14 मई 1925 को याद रखने का आसान तरीका है 14/5। 14 और 5 कितने होते हैं, 19। तो यहाँ पर लिख दो 19 और 5 की स्क्वायर कितनी होगी, 25। तो ये 1925 है। हालांकि ये ऐसा तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इससे एकदम याद हो जाएंगे, तो ये याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? उदयपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में या फिर अजमेर में? तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन का आयोजन बम्बई में हुआ था। ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रांतिकारी जिसने अपने करियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। तो ऐसे क्रांतिकारी कौन से थे जिन्होंने चोमू के, वैसे भी ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि चोमू यानी जयपुर और जयपुर से राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी संबंधित थे, तो अर्जुन लाल सेठी थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर जोरावर सिंह बार्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जोरावर सिंह बार्ट ये कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे और ये अमरदास विरागी के नाम से घुमा करते थे। अमरदास विरागी के नाम से घुमा करते थे। तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन भी आता है, बार बार आता है वो, कि राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे, जेल में नहीं गए थे? तो वो जोरावर सिंह बार्ट है। जोरावर सिंह बार्ट के जो भाई का नाम था वो केसरी सिंह बार्ट था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, केसरी सिंह बार्ट, जिनको ही बिहार की जो हजारीबाग जेल है उनके अंदर रखा गया था। केसरी सिंह बार्ट के पुत्र का नाम था, जिनका नाम था प्रताप सिंह बार्ट, जिनको जिनको बरेली जेल के अंदर रखा गया था। किस जेल के अंदर रखा गया था, बरेली जेल के अंदर रखा गया था। खुद अर्जुन लाल जो सेठी है, इनको कर्नाटक की वेलूर जेल के अंदर रखा गया था। तो लगभग सभी क्रांतिकारी एक बार जेल जरूर गए थे, लेकिन जोरावर सिंह बार्ट है ये कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और ये संपूर्ण जो अपने जीवन है ये अमरदास विरागी के रूप में इन्होंने वेश धारण करके घूमते रहे थे, अमरदास विरागी के रूप में। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया। तो क्या इसकी जो दुर्ग का निर्माण या फिर विजय स्तंभ का निर्माण मंडन की देखरेख में करवाया था? ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये एक 8 मंजिला ढांचा है, जी बिल्कुल नहीं, ये एक 9 मंजिला ढांचा है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। ये तो कथन इसमें सत्य है, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 3 सत्य है और इसमें कहीं पर भी ऑप्शन में केवल थर्ड नहीं है। इसलिए आरपीसी ने क्वेश्चन क्या कर दिया, डिलीट कर दिया था। इस बारे में भी आप ध्यान रखें। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, भगवान विष्णु को जरूर समर्पित है। मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने नहीं, कुंभा ने बनवाया था मंडन की देखरेख में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सावर व शाहपुरा किस चित्र शैली की उपशैलियां हैं? तो सावर व शाहपुरा ये मेवाड़ शैली की जो शैलियां हैं, उपशैलियां, ये आप ध्यान रखें। मारवाड़ शैली, जिसे मारवाड़ स्कूल ऑफ जो पेंटिंग्स बोलते हैं, इसके अंदर अजमेर एक शैली थी, ये उपशैली थी अजमेर मारवाड़ की। हाड़ौती है, ये जो ढूंढाड़ शैली है उसकी उपशैली थी। हाड़ौती के अंदर मुख्यतः जो कोटा आ जाते हैं, बूंदी आ जाती है। बूंदी जो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध शैली मानी जाती है। कोटा जिसमें राजा और रानियों को भी शिकार के साथ में मतलब शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जनजातीय समुदाय से संबंधित नहीं है? जैसे वालर, वालर एक बिना वाद्य यंत्र वाला ये नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाने वाला नृत्य है। और आपने पढ़ा होगा ग्रासिया जनजाति का ये नृत्य है। कौन सा है, ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, ये ध्यान रखें। मांदल ये भी ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। गौरी ये भीलों का नृत्य है, आपने पढ़ा होगा ना, भीलों की गौरी गेर ने दियो हार, भीलों की गौरी गेर ने दियो हार। तो ये गौरी नृत्य भीलों का नृत्य है, ये भी जनजाति संबंधित है, लेकिन इसमें पूछा है जनजाति संबंधित नृत्य कौन सा नहीं है। गीदड़, शेखावटी के क्षेत्र में एक नृत्य होता है गीदड़,
कौन सा होता है, शेखावटी क्षेत्र में होता है गीदड़, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरबा गुजरात के अंदर होता है, वैसे राजस्थान में अगर गरबा पूछे तो वो जोधपुर के अंदर होता है। शेखावटी ख्याल से संबद्ध कलाकार कौन से हैं, नानूराम, शिवदयाल, लक्ष्मीराम या फिर मोतीमल। तो शेखावटी ख्याल से जो संबंधित जो है वो है नानूराम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताओ लक्ष्मण जो है ये कुचामनी ख्याल से संबंधित है, किस ख्याल से संबंधित है, कुचामनी जो ख्याल है उससे संबंधित है, कौन है, लक्ष्मीराम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, आपको पता है वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र, फिर आते हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं मुंह से, तत्व वाद्य यंत्र जो तारों से बजाए जाते हैं, फिर आ जाते हैं घन वाद्य यंत्र जो जिनके मतलब जो जिनके आघात करने से आवाज़ उत्पन्न होती है, और चौथा आ जाते हैं अवनद वाद्य यंत्र जैसे ढोल आ जाता है इत्यादि, और घन वाद्य यंत्र में जैसे खड़ताल आती है वैसे, तत्व वाद्य यंत्र में वीणा आदि, सुशीर वाद्य यंत्र में अड़गोजा ये वगैरह जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ध्यान रखें सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है, तो इसलिए ऐसे तो मत कर देना कि इसमें तार आ रहा है तो ये मतलब तत्व वाद्य यंत्र है, सतारा तो सुशीर वाद्य यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुरनई ये भी मुंह से फूंक मार के बजाई जाती है, सुरनई है, हनाई है, सहनाई है, ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। नड़, तो मैंने कहा था तू आज भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, तो ये एक सुशीर वाद्य यंत्र वाली ट्रिक है, लेकिन ये सूरमंडल जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है। आपको बताया दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की थी, किसकी की थी, दादू पंथ की स्थापना की थी दादू दयाल जी ने 1574 ईस्वी में। और दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है ये कहाँ पर है, नैरेना में या फिर नारायणा के अंदर जयपुर में है। दादू पंथी का जो सत्संग स्थल है उसे बोलते हैं दादू खोल, और दादू पंथ का जो मंदिर होता है उसे बोला जाता है दादू द्वारा, क्या बोलते हैं, दादू द्वारा। दादू जी ने जो समाधि ली थी वो ली थी बेरना की पहाड़ियाँ में, बेरना की पहाड़ियाँ में इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। और इन्होंने जितने भी उपदेश दिए थे वो दिए थे सदूकड़ी भाषा के अंदर, सदूकड़ी जो हिंदी और ढूंढाड़ी का मिश्रण था। लेकिन दादू की जो शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी है ये ढूंढाड़ी भाषा में है, ढूंढाड़ जयपुर के अंदर बोली जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेवाती भाषा के अंदर जो है ये संत चरणदास जी के थे, ठीक है। संत चरणदास जी के जो उपदेश थे वो मेवाती भाषा के अंदर थे। संत चरणदास जी की 2 शिष्या भी थी, एक का नाम सहजोबाई और एक का नाम दयाबाई था। सहजोबाई और दयाबाई ने भी कुछ ग्रंथ लिखे थे, सहजोबाई ने लिखा था सहज प्रकाश और विनय में लिखा, दयाबाई ने लिखा था दया बोध, और एक ग्रंथ और लिखा था इन्होंने, वो भी किस भाषा में था, तो वो भी मेवाती भाषा में था, तो ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके ये जरूर बताएं। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है, किस में रचित है, महाकाव्य रचित शैली में रचित है। मरुमयंक, राधा, जागती जोता और सेनानी, यानी महाकाव्य, महाकाव्य में कौन सी रचित है ये बतानी है। तो ये मरु जो मयंक है ये रचित है। जागती जोता अलग चीज है, एक आती है जागती जोत, क्या आती है, जागती जोत, ये एक पत्रिका है जो बीकानेर के अंदर एक संस्थान है ना, जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा निकाली जाती है, राजस्थानी पत्रिका जागती जोत। एक आते हैं मधुमती, मधुमती जो पत्रिका है ये निकाली जाती है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, मधुमती, इसको भी आप ध्यान रखें। नखलिस्तान एक पत्रिका और निकाली जाती है, नखलिस्तान ये निकल जाती है राजस्थान साहित्य जो उर्दू अकादमी है ना, राजस्थान की जो उर्दू भाषा अकादमी उसके द्वारा नखलिस्तान एक पत्रिका निकाली जाती है, ये भी ध्यान रखें। एक निकाली जाती है रंग योग, रंग योग किसके द्वारा निकाली जाती है, तो राजस्थान साहित्य जो नाटक अकादमी है जोधपुर के अंदर उसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है रंग योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिवम ने किस ग्रंथ की रचना की थी। महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट जो सदाशिवम ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो ये की थी उन्होंने महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर राज विनोद की रचना की थी। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर जो भट्ट सदाशिवम ने राज विनोद की रचना की थी, कौन से ग्रंथ की, राज विनोद की रचना की थी। जो निमुचना हत्याकांड ये कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। और ये कौन सा हत्याकांड था, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, तो 17/11/1913 का हुआ था, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। लोक देवता तेजाजी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि खड़नाल जन्मस्थल, पनेर ननिहाल, सुरसुरा समाधि स्थल, परबतसर मुख्य मेला स्थल। पनेर इनका ननिहाल नहीं था, पनेर इनका ससुराल था, तो ये आप ध्यान रखना, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी, आज भी है, थी इसमें ये। बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी, तो मेवाड़ के अंदर सिसोदिया राजवंश, या फिर आप बोल सकते हो गुहिलोत राजवंश, या फिर आप बोल सकते हो गहलोत राजवंश रे की ये क्या थी, कुलदेवी थी। बीकानेर के राठौड़ों की जो कुलदेवी है ये नागणेची माता है, जिनका मंदिर नागणेची गांव जोधपुर के अंदर
बाड़मेर के अंदर और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर बना हुआ है। जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी एक ही है। जयपुर के जो कछवाहा शासक थे उनकी, कछवाहा वंश के जो शासक है इनकी कुलदेवी थी जमुआई माता। जमुआई माता, ठीक है, कौन सी माता? जमुआई माता, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा भंडारण के लिए खेतरी प्रसिद्ध है, आपको पता है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की मुख्य खदानें कहाँ पर है? तो रॉक फॉस्फेट की मुख्य जो खदानें है जामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेगाना ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ से आज तक टंगस्टन अभी उत्पादन नहीं हो रहा है। वर्तमान में टंगस्टन ये वाल्दा सिरोही से उत्पादन होता है टंगस्टन का, ठीक है, ध्यान रखें, वाल्दा सिरोही से। कोलियान और खोदरीबा ये दोनों हैं तांबे के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। खोदरीबा ये अलवर के अंदर है और कोलियान ये झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है, तो ये भी आप ध्यान रखें, खोलियान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु के बाद में आ जाता है शेर, फिर आ जाता है दिलवाड़ा, फिर आ जाता है जरगा, फिर आ जाता है अचलगढ़। ये अचलगढ़, ये 5 चोटी है अरावली की सबसे ऊंची, ये ध्यान रखें, गुरु, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। तो इनमें देखिए सबसे पहले कौन सी आ रही है? तो इसमें जरगा आ रही है, ठीक है। तो जरगा, इसके लिए ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजस्थान की जो प्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर या फिर व्यावर। 1889 के अंदर, जो किसके द्वारा? दामोदर दास के द्वारा और एक अंग्रेज थे जिनका नाम था एरिक डिक्सन, इन दोनों के द्वारा ही क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, व्यावर के अंदर की गई थी। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडारण कहाँ पाया जाता है? वोलेस्टोनाइट का जो मुख्य भंडारण कहाँ पर पाया जाता है राजस्थान में? वो पाया जाता है सिरोही जिले के अंदर, ठीक है। ऑप्शन 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 58 प्रकार के खनिज का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और शिष्य और जस्ता, किसका? शिष्य और जस्ते का एकमात्र उत्पादक राज्य है, ठीक है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, शिष्य और जस्ते का क्या है? एकमात्र राजस्थान उत्पादक है, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो कि केवल राजस्थान राज्य में ही बहती है? राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो कि केवल राजस्थान में बहती है? कोठारी नदी, बनास नदी, पार्वती नदी, माही नदी। ये देखिए, ये क्वेश्चन डिलीट है, ठीक है। माही नदी जो 2-3 राज्यों के अंदर बहती है, पार्वती नदी मध्य प्रदेश से आती है, बनास नदी भी अगले जिले में जो उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और कोठारी भी सहायक नदी है। तो ये कोई सी भी नदी इसमें एकमात्र नदी नहीं है जो राजस्थान में बहती हो। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट किया था, तो ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो माही जो कंचन जो फसल है ये किस फसल से संबंधित है? चावल से, मक्का से, सोयाबीन से और गेहूं से। तो ये जो माही कंचन की जो फसल है ये मक्का से प्रसिद्ध है, ठीक है। किससे है? माही कंचन मक्का की किस्म है, ये आप ध्यान रखें। 38 में 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। माही कंचन मक्का की है। सोयाबीन और गेहूं, गेहूं की आ जाती है एक सोना कल्याण, ठीक है, सोना कल्याण आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। उपरमाल क्या है? तो उपरमाल एक पठार है, ठीक है। उपरमाल जो चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के मध्य पठारी भाग है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है भैंसरोडगढ़, और भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है, इसका नाम है बिजोलिया। तो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में जो पठारी क्षेत्र आता है उसे बोला जाता है उपरमाल। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 के जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले जिले में नंबर 1 पर आ जाता है जयपुर, नंबर 2 पर आता है भरतपुर, जयपुर भरतपुर, नंबर 3 पर जयपुर भरतपुर, नंबर 3 पर आ जाता है दौसा, और 4 पे आ जाता है अलवर। तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले हैं, ये भी आप ध्यान रखें, जय भरदो लवर, इसे ध्यान रखें, जय भरदो लवर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्यामपुरा में भाट नहरें निकलती है, तो श्यामपुरा और जो भाट नहरें ये आपको पता है जयसमंद झील से निकलती है। 41 में 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। जयसमंद झील जो जिसके अंदर 7 टापू हैं, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे का नाम प्यारी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बनास हो जाएगा। ध्यान रखें, माही नदी राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। बाणगंगा आगे चली जाती है। लूणी नदी भी गुजरात के अंदर मिल जाती है। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह मैदान क्या कहलाते हैं? तो घास के मैदान और चारागाह के मैदान क्या कहलाते हैं? बीड़ नहीं कहलाते, ये ध्यान रखें, ठीक है।
राजस्थान में जो घास के मैदान क्या नहीं कहलाते? बीड़। ये 43 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है ना, हाँ ये 43 नंबर, चलो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान में जो घास के मैदान है ये बीड़ ही कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।